जय हिंद दोस्तों। कहते हैं ना कि अशिक्षित को शिक्षा दो और अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा ऐसे ही बन सकता है मेरा देश महान। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पॉलिटी से जो हम अब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 4 तरीके के मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिनमें हमने पढ़ा था समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और साथ में पढ़ लिया हमने इससे पिछली क्लास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30 तक हम पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सभी को मालूम है कि 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 तरह के थे, अब कितने तरह के? 6 तरह के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 29 से लेकर के। ठीक है, इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अब देखिए अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक 2 तरीके से होते हैं। एक तो हो जाएंगे धर्म के आधार पर, एक हो जाएंगे जाति के आधार पर। अब जरूरी ये नहीं है कि इंडिया में केवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं, केवल मुसलमान ही माइनॉरिटी में। आप देखो नागालैंड में देखोगे ना, तो नागालैंड में मुस्लिम तो वहां पर माइनॉरिटी में है ही, हिंदू भी वहां पर माइनॉरिटी में है। 80% वहां पर क्रिश्चियन है। कितने? 80%। नागालैंड में 80% लोग क्रिश्चियन है। तो वहां पर भी क्या होगा, वो हिंदू वहां पर क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आसाम में देख लो, त्रिपुरा में देख लो, ये सब में हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर ज्यादा संख्या किसकी है? ईसाई लोगों की है यहाँ पर संख्या। तो जहां पर भी एक धर्म की संख्या कम होगी तो वो धर्म क्या मान लिया जाएगा? वहां पर अल्पसंख्यक मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कहता है आर्टिकल 29 में कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अब किस किस आधार पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सकती है? कहा जा रहा है कि संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं कर सकते किसी को। भाई किसी की संस्कृति है, ठीक है, किसी की अपनी संस्कृति है। जैसे कि मान लो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, क्रिश्चियन व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, व्हाइट कपड़े पहन करके अलग पहुंच जाए। ठीक है, या जो दिगंबर होते हैं, दिगंबर वो नग्न रहते हैं। ठीक है, अब वो नग्न जाकर के बैठे तो किसी को हटाया नहीं जा सकता, उसको भेजा नहीं जा सकता कि भाई आप यहाँ पर नग्न हो, आप बैठ नहीं सकते यहाँ पर। ऐसा नहीं कर सकते कि आप उठ जाओ यहाँ से, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। नहीं रोका जा सकता उसको, या किसी की भाषा के आधार पर किसी को नहीं रोका जा सकता। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये दिल्ली में कितने लोग पढ़ रहे हैं जाकर के, भारत के सभी राज्यों से आकर के वहां पर पढ़ रहे हैं। अब भाषा उनकी सबकी अलग अलग होती है। कोई यहाँ से कोई आ रहा है जम्मू कश्मीर से तो वो सिंधी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, कोई भाषा बोल रहा है, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। लेकिन किसी को भी वहां से वंचित नहीं किया जा सकता, उन सभी को उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिपि के आधार पर। क्या लिपि? भाई लिपि क्या होती है? जैसे कि हम लोग लिखते हिंदी लिखते हैं, लेकिन हम लिखते हिंदी है, लेकिन लिपि कैसी है? हमारी स्क्रिप्ट कैसी है? देवनागरी है, जो कि इधर से स्टार्ट हो जाती है। हम क्या लिख रहे हैं? देवनागरी लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब देवनागरी लिख रहे हैं, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाती है और राइट हैंड साइड तक चलती है। अब उसी में उर्दू लिखी जाती है इधर से, इस साइड से खरोष्टी लिपि बोला जाता है उसको। उर्दू भाषा लिपि कौन सी? खरोष्टी, वो इस साइड से लिखी जाती है, राइट हैंड साइड से लिखी जाती है। ठीक है, तो अब लिपि के आधार पर भी किसी से कोई भेदभाव या किसी को कोई संस्थान से हटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद धर्म के आधार पर, अब देखिए स्कूल में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है ना, और बहुत घुल मिलकर बच्चे रहते हैं, आपस में खेलते हैं, पढ़ते हैं आपस में। ठीक है, किसी ने कहा था ना कि संग पढ़े बचपन में के साथी कौन कहां कल जाएगा, कि संग पढ़े बचपन के साथी कौन कहां कल जाएगा, और स्कूल में जो संग बिताया वक्त बहुत याद आएगा। और सच में बहुत याद आता है वो वक्त। ठीक है, आप सभी को जब एकेडमिक आपका पूरा हो जाता है तो जो हमारे साथ जो भी लड़के या जो भी दोस्त हमारे साथ पढ़े होंगे, 10+2 किए हुए होंगे, उस सभी लोग बहुत ज्यादा याद आते हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद जाति के आधार पर भी किसी से कोई संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता कि आप अलग जाति को आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। ये सबसे ज्यादा रखा गया क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, खिड़की से वो पढ़ते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने ये जरूरी समझा कि इसको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन आधार पर किसी को संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन आप एक बात देखिए, अगर कोई दिगंबर आकर के आप लोगों के बीच बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, एक तो वो खुद गिल्टी फील करेगा। ठीक है, क्योंकि वो सब कैसा है? नग्न है, वो तो उसने तो वस्त्र नहीं पहने हुए, लेकिन आप एक दूसरे को देखोगे, इशारा करोगे कि देख 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 नंगा बैठा है, देख तो बिना कपड़ों के बैठा है, देख तो बिना कपड़ों के बैठा है, इस तरह से बोलोगे उसको। ठीक है, या आप देखो
बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई होती हैं, उन सभी लड़कियों के बीच में एक लड़की अगर साड़ी बांध करके आ जाए तो सबकी निगाह रहती है कि भाई ये सबसे अलग दिख रही है, तो उसको सबको अलग निगाह से देखते हैं कि एक लड़की अकेली साड़ी बांध करके आई, या कोई बुरके में आ जाती है लड़की तो उसको देखते हैं कि अकेली बुरका पहन करके आई, बाकी सब किस तरह से, तो वो खुद गिल्टी फील करता है, उससे खुद नहीं रोका जाता, आप नहीं रोकेंगे उसको खुद नहीं रोका जाता। अब ऐसे में क्या बोला गया है कि अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, आपसे नहीं रुका जाता वहां पर, आप अपनी संस्कृति के कारण आपसे वहां पर नहीं रुका जा रहा है, तो क्या आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं। जो अल्पसंख्यक हैं उनको बोला गया अपने खुद के संस्थान खोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जानने वाली बात क्या है, यहां पर हमने आर्टिकल 28 में आपको बोला था कि जो सरकारी संस्थान होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यहां पर जो अपने अलग अल्पसंख्यक अपने अलग संस्थान खोलेंगे ना, उनमें सरकार क्या करेगी, धन भी उपलब्ध कराएगी और उसमें अपनी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे कि मदरसा, संस्कृत विद्यालय। कहते हैं मदरसा इलीगल नहीं है भाई, मदरसा इलीगल नहीं है, मदरसे को अनुमति देता आर्टिकल 30 के आप खोल सकते हो, अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हो, सरकार उसके लिए धन भी उपलब्ध कराएगी, खोल सकते हो आप। संस्कृत विद्यालय भी खोल सकते हो, संस्कृत विश्वविद्यालय भी और संस्कृत विद्यालय भी खुलते हैं भाई, उसमें देवी देवताओं के बारे में बताया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो संस्थान होगा सरकारी खर्च पर चल रहा है, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग आकर के पढ़ रहे हैं, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन वहां पर दी जाती है। ठीक है, समझ आया। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि हम वहां पर जाकर के हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हम अपने अलग संस्थान खोल लेंगे। ठीक है, अलग संस्थान अपने खोल लिए जा सकते हैं, तो मदरसा खोला जा सकता है, संस्कृत विद्यालय आराम से कोई भी अपना खोल सकता है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए ये था हमारा 5वां अधिकार। ठीक है, अब इसमें एक अधिकार और आता है जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म कर दिया गया था, जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। देखो खत्म तो कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार के बारे में सबसे पहले तो बताया जाता है 19F में। कौन से में? 19F के अंदर बताया जाता है सबसे पहले। इसमें क्या कहा जाता है 19F में? एक तो संपत्ति खरीदना, संपत्ति खरीदना, और दूसरा इसमें बताया जाता है संपत्ति संरक्षित करना, संपत्ति संरक्षित करके रखना, अब देखिए इसमें दो बातें क्या आ गई हैं, संपत्ति खरीदने का मौलिक अधिकार है और संपत्ति संरक्षित करके रखने का भी मौलिक अधिकार है। अब इसमें परेशानी सरकार को क्या हो जाती है, यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी सरकार को कहां पर हो जाती है? मान लो जो ये कोई इंसान है, ठीक है, और एक ही बंदा ये है, इसकी कुछ ये जमीन है यहां पर। अब ये जो जमीन है इस बंदे को पसंद आ गई, ठीक, इसको। अब ये कहता है कि हमें ये जमीन चाहिए ही चाहिए, हमारा मौलिक अधिकार है, हम संपत्ति खरीद सकते हैं। इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा कि हम तो संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के ये भी तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि इसको भी कहा गया संपत्ति संरक्षित करके रखने का अधिकार है, संपत्ति संरक्षित करके रखो। अब इस पर सरकार तो पागल हो जाएगी। फिर दूसरा एक बात और, अगर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो देश में क्या ट्रेनें भी ठीक ठाक चलनी चाहिए और रोड भी हमारे ठीक ठाक होने चाहिए, तभी तो माल की आवाजाही होगी, तभी तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए अगर मान लो कि सड़क बिछाई जा रही है, किसी के खेत में सड़क आ गई, यहाँ पर सड़क बिछाई जा रही है, अब ये कोई भी इंसान लेकर के इसको सुप्रीम कोर्ट चला गया कि हम तो सड़क बिछाने ही नहीं देंगे, हम तो सड़क बनाने ही नहीं देंगे यहाँ पर,
क्यों? क्योंकि हमारा तो मौलिक अधिकार है, हमारी जमीन आपसे हम ले ही नहीं सकते, सॉरी हमारी जमीन आप हमसे ले ही नहीं सकते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नहीं कर सकते। बहुत सारी परेशानियां सरकार को आने लगी। उसके बाद संपत्ति का अधिकार आता है आर्टिकल 31 के अंदर भी। क्या? कौन सी में? आर्टिकल 31 में। भाई यहां तो कह दिया गया संपत्ति खरीदने का अधिकार है, संपत्ति संरक्षित करने का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 31 में कह दिया कि कोई संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता, कोई संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। वंचित नहीं कर सकता, यहां पर परेशानी होगी। क्या भाई? संपत्ति खरीदने का भी मौलिक अधिकार दे दिया कि हाँ आप संपत्ति खरीद सकते हो, तो कोई भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। उसके बाद संपत्ति से वंचित नहीं करने का अधिकार भी दे दिया कि हम आप हमसे जबरदस्ती हमारी संपत्ति नहीं खरीद सकते हो, छीन नहीं सकते हो। संपत्ति संरक्षित रखने का भी अधिकार दे दिया। अब इसमें सरकार करे तो करे क्या? हर एक बंदा तो लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी पगला जाएगा, सरकार भी इधर पागल हो जाएगी कि भाई करें तो करें क्या। तभी कहा गया था कि 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसको आर्टिकल 300 के में कानूनी अधिकार में जोड़ दिया। कानूनी अधिकार में जोड़ा। समझ आ रही है बात? ठीक, कौन से में जोड़ दिया? कानूनी अधिकार में जोड़ दिया। क्यों? अब ये देखो, कोई संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। अब मान लो देश में खेती की सिंचाई करने के लिए अगर नहरों की जरूरत है, तो नहर अगर बनाई जाएगी तो नहर कोई अपने हाथ पे लेकर के तो घूमेगा नहीं कि भाई ये लो नहर लेकर के घूम रहे हैं, किसी को पानी से सिंचाई करनी है तो कर लो, हम ना आगे लेकर के जा रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही ना, कोई कांधे पे लेकर थोड़ा ही ना नहर घूमेगा। अब नहर तो जमीन पर ही बनेगी। अगर किसी की जमीन में नहर बनाई जा रही है, किसी के खेत में नहर बनाई जा रही है, वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि साहब हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हम सब नहर नहीं बनाने देंगे, ये तो हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है, हमारा मौलिक अधिकार है, आप इसको छीन नहीं सकते हमसे। सुप्रीम कोर्ट आप तो रक्षक हो मौलिक अधिकारों का, हमें हमारी रक्षा करो, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करो। क्या कर रहे हो आप? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी पगला जाएगा कि भाई करें तो करें क्या, दूसरे किसानों को भी तो सिंचाई करनी है, तो उसके लिए नहरें बनेंगी, कैसे बनाए नहर? ये तो बनने ही नहीं दे रहा है। तो इसको क्या कहा गया कि भाई आप ऐसा करो, इसको यहां से तो नोच लो, ठीक है, यहां से नोच लो। और कहा गया कि भाई इसको यहां से हटाओ। अगर आर्टिकल 12 से 35 तक रहा तो आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। अगर यहां इसी बीच में कहीं रहा तो यहां तो सिस्टम वही रह जाएगा, बात वो की वही रह जाएगी। इसको यहां से नोचकर ऐसी जगह डालो जहां जो कि इसके पास में हो भी ना, ठीक है। तो उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1978 में किया गया। आर्टिकल 300 के में इसको डाल दिया गया और कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसमें कहा गया कि अगर आपसे आपकी संपत्ति आपका पड़ोसी छीन रहा है तो सरकार दिलाएगी, आपके पिताजी छीन रहे सरकार दिलाएगी, आपका भाई छीन रहा है तब भी सरकार दिलाएगी, यहां तक कि आपका रिश्तेदार भी, आपका दादा परदादा कोई भी छीन रहा है आपकी संपत्ति आपसे, सरकार आपको दिला देगी। लेकिन अगर आपकी संपत्ति आपसे सरकार ले रही है तो आप कहीं नहीं जा सकते अब, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कानूनी अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो कहा गया कि भाई अब से 300 के में इसको हम जोड़ रहे हैं, संपत्ति का जो अधिकार है। स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए। चलिए देखिए ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद रह जाएगा हमारा आर्टिकल 32, ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार, जो कि हमारा छठा और लास्ट अधिकार है, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 32, 33, 34, 35 सभी को पढ़ने के बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगी। उसके बाद डीपीएसपी हम लोग पढ़ेंगे और जल्द ही हिस्ट्री की, जियोग्राफी की क्लासेस भी इस पर आने लगेंगी आपको, ठीक है। अब बस आपका काम इतना है, इसको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं अपने, और नोट्स बनाने के बाद यानी कि इसको पढ़ लेने के बाद अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है, उनको भी बोलना है इसको सब्सक्राइब करें और इनसे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।